सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन, यू आर वॉचिंग डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, एक और नई बहस का आगाज़ हो चुका है पाकिस्तान में, या पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ फोरम्स हैं, चाहे वो सियासी हों चाहे वो गैर सियासी हों, वो बात हो रही है नए सूबों की। उनको आप सूबों का नाम दे दीजिए, उनको आप डिविजन्स का नाम दे दीजिए, उनको आप एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का नाम दे दीजिए। कहीं 12 की बहस हो रही है, कहीं 32+ की बात हो रही है। इसमें हकीकत क्या है और हकीकत कितनी है? हुकूमत ने तो कह दिया है कि वो इसमें फ़िलहाल गैर संजीदा है, लेकिन बहरहाल इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि इस जो पाकिस्तान की जो आबादी है और आने वाले वक्तों में जितनी तेज़ी से आबादी बढ़ रही है, तो मज़ीद एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की, डिवीज़न की या सूबों की ज़रूरत है ताकि मैनेज करना आसान हो। एक बहुत बड़ी आबादी का जब चंक होता है तो उसको मैनेज करना मुश्किल होता है। अगर हम दीगर ममालिक की बात करें, कोई हम अपने पड़ोसियों को आगे पीछे देख लेते हैं। भारत की अगर हम बात करें तो कुल आबादी भारत की 1,40,00,000,000 है। वहाँ पे 28 सूबे हैं, 8 वफाक के ज़ेरे इंतज़ाम मरकज़ हैं। फिर बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। बांग्लादेश की कुल आबादी 17,30,00,000 है और वहाँ के सूबों की तादाद 8 है। वहाँ पे डिविजन्स कहा जाता है सूबों को। फिर अफ़गानिस्तान की बात कर लीजिए। अफ़गानिस्तान की कुल आबादी 4 करोड़ से ज़ायद है और सूबों की तादाद 34 है, यानी 34 है। और पाकिस्तान की जो कुल आबादी 24 करोड़ है और जो सूबों की तादाद है वो 4 है। क्या वजह है कि वक्त के साथ साथ सूबे पाकिस्तान में नहीं बढ़ सके? इस पर जो हमारे सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनकी मुख्तलिफ राय है, लेकिन जो हमारे सीनियर एंकर पर्सन हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर सहाफ़ी, उन्होंने अपने प्रोग्राम्स में, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में क्या इस हवाले से राय दी है, ज़रा क्विक रिव्यू करते हैं। मोहम्मद मालिक साहब का ये जो एनालिसिस है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर ज़रा हम गुफ्तगू करेंगे क्योंकि असल मामला जो है वो इख्तियारात की तकसीम का है। ये क्यों कर मुमकिन होगा? अहमद बिलाल महबूब साहब, फाउंडर एंड प्रेसिडेंट पिलडेट, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब आपके टाइम का। सर, मैं आपका आर्टिकल पढ़ रही थी न्यू प्रोविंस, उसमें आपने भी बहुत ज़्यादा इनकरेज नहीं किया है नए सूबों के क़याम को। आपका शायद मानना ये है या आपका सोच ये है कि जी जो 3rd टियर है, हमारी जो गवर्नमेंट की जो 3rd टियर होती है, यानी लोकल बॉडी, लोकल गवर्नमेंट, उसको ज़्यादा स्ट्रेंथन कर दिया जाए, उसको एम्पावर्ड कर दिया जाए, क्योंकि मामला अख्तियारात की तकसीम का है। तो ये मामला हल हो जाएगा जो इस वक्त दरपेश है कि इतनी बड़ी आबादी के चंक को मैनेज नहीं किया जा रहा। ऐसे ही है? जी बिल्कुल दुरुस्त है। आपने अपने इब्तिदाइये में एक बात की थी कि दुनिया के कई मुल्कों के अंदर सूबे बढ़ गए हैं। हमारी आबादी बढ़ गई है लेकिन सूबों की तादाद नहीं बढ़ी। तो ये असल में एक छोटा सा डिफेक्टिव आर्ग्यूमेंट है, इसलिए कि दुनिया के जो मुल्क हैं उनमें से 80% से ज़्यादा वो मुल्क हैं जहाँ सूबों का निज़ाम नहीं है, यानी वो फेडरेशंस नहीं हैं, वो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो इससे ये मालूम होता है कि सूबे बनाए बगैर भी कई मुल्कों ने कामयाबी से अच्छी गवर्नेंस अचीव की है। मैंने अपने आर्टिकल में बरतानिया की मिसाल दी थी कि बरतानिया एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ पे सूबे नहीं हैं, लेकिन वहाँ पे एक अच्छी गवर्नेंस मौजूद है। और बड़े बड़े मुल्क हैं, इंडोनेशिया में भी यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन इन तमाम ममालिक के अंदर एक अच्छी मौसर मकामी हुकूमतों का निज़ाम ज़रूर है। अगर मकामी हुकूमतों का निज़ाम मौसर हो, वहाँ पे इख्तियारात को तकसीम कर दिया जाए, उनको फंड्स भी दिए जाए, उन्हें बाख्तियार बनाया जाए, तो फिर ये सूबों की ज़रूरत कम महसूस होती है। इनकी ज़रूरत हो सकता है किसी सूरत में फिर भी मौजूद रहे, लेकिन उनकी जो अगर आपका मकसद डेवोल्यूशन है, इख्तियारात की तकसीम है, तो फिर आपको मकामी हुकूमतों के निज़ाम को पहले बाइख्तियार बनाना चाहिए, जो आसान है। उसके लिए हमारे पास किसी आइनी तरमीम की भी ऐसा ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारा माइंडसेट ये है कि इख्तियारात को अपने हाथ में रखना है। और अगर वो सूबे नए बन भी जाएं
तो उन सूबों के जो चीफ एग्जीक्यूटिव होंगे वो भी इख्तियारात को अपने हाथ पे रखेंगे, नीचे ज़िलों में सतह पर नहीं पहुंचाएंगे, वो नहीं जाएगा। ठीक है, ये आपकी बात और आपका बड़ा आर्ग्यूमेंट वैलिड भी है कि अगर हमें वाकई इख्तियारात की तकसीम ही मामला है और यही हमें दरकार है, तो फिर तो आप जो थर्ड टियर की जो हमारी गवर्नमेंट है, लोकल बॉडी, लोकल गवर्नमेंट, उसको हम स्ट्रेंथन करें। सर क्या वजह है और वो क्या इनसिक्योरिटी है? जब 18th अमेंडमेंट आई थी तो उससे ये बात हुई थी, डेवोल्यूशन ऑफ पावर की बात हुई थी कि जी सूबे खुद मुख्तार होंगे, उसके बाद जो थर्ड टियर होगी उसको भी पावर किया जाएगा, खुद मुख्तार किया जाएगा। हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स जो हैं वो इससे खाइफ या खौफजदा क्यों रहती हैं? और अमूमी तौर पे हमने ये देखा है कि डिक्टेटर्स के ज़माने में जो है वो ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाती है लोकल गवर्नमेंट्स। देखिए, जो डिक्टेटर्स के ज़माने में होती हैं स्ट्रेंथन, उनमें उनका सेल्फ इंटरेस्ट होता है, उन्होंने दुनिया को दिखाना होता है कि देखिए हमने एक डेमोक्रेटिक निज़ाम शुरू कर दिया है जो उनको तो चैलेंज नहीं कर सकता, उनके इख्तियारात को कोई तकसीम नहीं कर रहा, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए वो कर देते हैं निचली सतह पे। जमहूरी हुकूमतों का मामला ये है कि यहाँ पे क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है, एक हमारी ऑब्सेशन है कि ताकत और इख्तियारात अपने हाथ में मरकूज रखें, उसे अपने हाथों से निकलने न दें। पहले ये मरकज़ में यानी फेडरेशन में ये बहुत अरसे तक रहा, उसके नतीजे में हमसे हमारा एक बाजू जुदा हो गया। मशरक़ी पाकिस्तान के जुदा होने की बड़ी वजह ये थी कि हमने उसको सूबाई खुद मुख्तारी नहीं दी और इख्तियारात नहीं दिए। उसके बाद जब 18वीं तरमीम में ये सूबों को हमने खुद मुख्तारी दे दी खुदा खुदा करके, तो अब सूबे उसके ऊपर बराजमान हैं और आगे इख्तियारात को तकसीम नहीं कर रहे। मेरा ख्याल है कि 18वीं तरमीम में जब ये तरमीम हो रही थी तो बेहतर होता कि ये थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट है, उसके इख्तियारात और उसके फंडिंग के प्रिंसिपल्स भी उसके अंदर तय कर दिए जाते, लेकिन वो नहीं किया, उसको टोटली हमने छोड़ दिया। डेलिब्रेटली नहीं किया ना, डेलिब्रेटली नहीं किया ना। पीपल्स पार्टी होगी, सूबों के पे छोड़ दिया उनको और सूबे तय करें। और सूबों का इंटरेस्ट, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट ये है कि वो समझते हैं कि अगर हमने मकामी हुकूमतों को बाइख्तियार कर दिया तो फिर ये पैसे जो 35% के करीब मकामी हुकूमतों को चले जाएंगे, उसका फैसला हम नहीं कर पाएंगे, तो हम बेख्तियार हो जाएंगे। हालांकि वो बेख्तियार फिर भी नहीं होंगे क्योंकि बड़ी तादाद में इख्तियारात तो उनके पास रहेंगे। तो ये माइंडसेट का मामला है। तो अगर आपको आइन में तरमीम करना ही है तो फिर हिंदुस्तान की तरह वो आइन में तरमीम ऐसी कीजिए कि मकामी हुकूमतें बाख्तियार बन जाएं। सूबों का मामला बहुत कम्प्लेक्स है, उसके लिए आपको सूबों से भी 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, जो आपको कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ भी सूबे अपने आप को तकसीम करने पर रजामंद नहीं होंगे। लेकिन सर अब एक और चीज़ है सर, एक और चीज़ है। अब ये जो आपने बात की है ना कि सूबों से भी हमें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, अब इसमें लोगों का कहना ये है, बहुत सारी चीज़ें इस्लामाबाद में ये कहते हैं ना कि चल रही हैं कि जो 27वीं आइनी तरमीम आने की जो बातें हो रही हैं, हो सकता है वो इसको भी अमेंड कर दें, अमेंडमेंट इसमें भी लेकर आ जाए कि जी जो 2/3 मेजॉरिटी जो हमें रिक्वायर्ड है प्रोविंशियल असेंबली से, उसकी ज़रूरत ना रहे। फिर एक इम्प्रेशन ये भी है, मोहम्मद मालिक साहब का कहना है कि सूबों की बात को हवा बना के दीगर बातें बनवानी है, जिसमें NFC अवार्ड का भी मामला है, जो आपको पता है 18वीं आइनी तरमीम पे बड़े लोगों के क्वेश्चंस भी हमेशा से रेस रहे हैं, प्लस फाटा के इंतज़ाम वाला भी मामला है। तो क्या ये 2/3 की मेजॉरिटी वाला मामला आइनी तरमीम के ज़रिए हल हो सकता है या अमेंड हो सकता है कि नॉट रिक्वायर्ड? देखिए, मालिक साहब बहुत बाखबर सहाफ़ी हैं, तो हो सकता है उनकी बात में वज़न हो। मुझे नहीं पता कि ऐसी कोई कॉन्स्पिरेसी हो रही है, हो भी सकती है, लेकिन 2/3 मेजॉरिटी का मामला, सिर्फ 2/3 मेजॉरिटी के ज़रिए से अगर आप किसी चीज़ को इम्पोज कर देंगे तो बहुत नुकसानदेह होगा। आपको याद है 18वीं तरमीम का जब मौका आया था तो बहुत इत्तफाक राय पैदा करने के लिए तकरीबन 1 साल पार्लिमानी कमेटी ने इजलास किए थे। वो तमाम पार्टियां उसके अंदर रिप्रेजेंटेड थीं, छोटी पार्टियां ज़्यादा रिप्रेजेंटेड थीं, और उन सब के इत्तफाक राय के बाद ही 18वीं तरमीम हुई थी। तो यहाँ पे सिर्फ 2/3 मेजॉरिटी से अगर आपने ज़बरदस्ती चीज़ों को पास कराने की कोशिश की तो सूबों के ऐसा सेंसिटिव मामला वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा।
और अगर आप फॉर एग्जांपल, मुझे यकीन है कि पीपल्स पार्टी कभी भी इस पे लिए तैयार नहीं होगी, तो अगर आपने सेनेट और कौमी असम्बली में 2/3 मेजॉरिटी कर भी ली, तो आईनी तरमीम के मामले में आपको सूबा सिंध से भी 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, वो आपको कैसे मिलेगी? तो इसलिए मुझे नहीं लगता। लेकिन अगर आपने इसी प्रोविज़न को भी चेंज करने के लिए कि सूबे बनाने के लिए सूबे की 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत नहीं है, ये किया, तो एक लिहाज से आप कोई चीज़ें इम्पोज करने की कोशिश कर रहे होंगे और वो बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है। सर 27वीं आईनी तरमीम के थ्रू अगर होता है तो 27वीं आईनी तरमीम यही तो हुकूमत पास करेगी और यही तो इत्तेहादी उनकी ज़रूरत होगी उसमें। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो ज़रूरी कि वो ये करें, क्योंकि इत्तफाक राय के बगैर अगर ये 2/3 मेजॉरिटी के बलबूते पे करने की कोशिश करेंगे तो अव्वल तो वो भी नहीं होगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी उसमें हिस्सेदार नहीं बनेगी। ठीक है, लेकिन ठीक है। अगर वो करेंगे भी तो ये बिल्कुल ज़बरदस्ती वाली बात होगी। ठीक है। अच्छा, NFC अवार्ड की बातें होती हैं, आपको पता होगा कि जब से ये 18 में वक्तन फ़वक्तन ये बात होती है कि जी जो हमारा मॉनेटरी जो फाइनेंस का जो मेजर चंक है वो सूबों को चला जाता है। वफाक के पास कुछ भी नहीं रहता। 18वीं आईनी तरमीम का वफाक जो है वो गरीब से गरीब तर हो गया। जो लोन्स हैं वो डेवलपमेंट फ़ंड के मद में सूबों को भी चले जाते हैं, लेकिन जो वापस करने होते हैं वो वफाक को करने होते हैं। तो ये NFC अवार्ड पर भी कोई शिफ्ट की बातें हो रही हैं, क्या ये भी डूएबल है या होना चाहिए? देखिए, उसके लिए भी तो आईनी तरमीम की ज़रूरत होगी। वही 27वीं आईनी तरमीम की बात हो रही है ना सर। जी, तो मतलब है कि आइन में ये लिखा हुआ है 18वीं तरमीम के ज़रिए कि सूबों के जो फंड्स एलोकेशन है उसमें ज़्यादती तो हो सकती है, उनको बढ़ाया तो जा सकता है, उनमें कमी नहीं हो सकती। ओके। तो आपको ये प्रोविज़न तब्दील करनी पड़ेगी आइन के अंदर, और अगर वो कहेंगे तो वो छोटे सूबों के बहुत खफा होंगे और बहुत उनके अंदर एहसास महरूमी जो पहले ही मौजूद है मज़ीद बढ़ेगा। ये जो तमाम अब रीज़न्स दी जा रही हैं कि मरकज़ को गरीब हो गया है, मरकज़ को ये भी करना पड़ता है, उनकी जिम्मेदारियाँ हैं। तो जब 18वीं तरमीम पास हो रही थी तो उस वक्त उनको इन तमाम चीज़ों का पता नहीं था। क्यों उस वक्त तमाम पार्टियों ने उससे इत्तफाक राय किया? अब असल में ज़रूरत यह है कि आपको मरकज़ के जो वसाइल हैं उनको बढ़ाने के लिए FBR को मज़ीद एक्टिवेट करना पड़ेगा। ठीक है। FBR पैसे नहीं इकट्ठे कर पाता जो मरकज़ का फ़ायदा हो सके उससे। तो सूबों को उनसे पैसे वापस लेना और मरकज़ को देना, इससे बहुत ख़राबी पैदा होगी। मैं नहीं समझता कि करना मुनासिब होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब आपके टाइम का और आपकी जो आपने हमसे गुफ्तगू की है उसका भी। और बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर वाकई इस मामले में संजीदगी है कि इख्तियारात की तकसीम होनी चाहिए, तो सबसे पहली बात तो ये कि आप लोकल जो बॉडी इलेक्शंस है लोकल गवर्नमेंट के, आप वो कराएं कि पंजाब में नहीं है, बलूचिस्तान में नहीं है, और वहाँ का रोना क्यों रोते हैं, ख़ुद इस्लामाबाद में नहीं है। तो सबसे पहले तो 30 ईयर ऑफ जो गवर्नमेंट है उसको स्ट्रेंथन करें 18th अमेंडमेंट के एग्जैक्टली मुताबिक, और उसके बाद फिर आगे चलते हैं। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो ज़रा कुछ पॉलिटिकल गुफ्तगू इस हवाले से भी करेंगे। उसके अलावा जो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिलकर इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है, जो बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं, इन्होंने तो फैसला कर लिया, PTI ने क्या फैसला किया है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, इस पर गुफ्तगू करेंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और मामलात अब कुछ यूँ हैं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान के हवाले से ये बात हो रही है, वो बात जो वज़ीर आज़म ने एक ऑफ़र की थी तमाम अपोजिशन पार्टी को, डेफिनेटली PTI को, उस पर भी कुछ बातें सामने आ रही है। 27वीं आईनी तरमीम को लेकर कुछ बातें आ रही हैं, मज़ीद सूबों की एक बहस दोबारा से एटलीस्ट शुरू हो गई है, या आप उसको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का नाम ले दें या डिवीजन्स का नाम दे दें। लेकिन उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने भी पंजाब से 2 कौमी असम्बली और 1 सूबाई असम्बली की नशिस्त पर बाई इलेक्शंस का अनाउंस कर दिया है, जो कि 5 अक्टूबर को होंगे। आज एक नशिस्त हुई है PMLN और PP की मुश्तरका, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी हम ये इलेक्शंस मिल कर लड़ेंगे। और जो फार्मूला है वो ये तय पाया है कि डेफिनेटली ये सीट PTI की थी, उनके डिसीट होने के बाद, डिस्क्वालीफाई होने के बाद, अगर उस कॉन्स्टिट्यूंसी से
जो सेकंड रनर अप कैंडिडेट था, अगर वो पीपल्स पार्टी का है तो नून लीग उसको सपोर्ट करेगी, और अगर किसी कॉन्स्टिट्यूंसी जो रनर अप कैंडिडेट पीपी का है तो नून करेगी, और नून का है तो पीपी करेगी। तो दिस इज़ द फार्मूला। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, ज़रा कुछ दीगर इश्यूज़ पे ही बात करेंगे। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब ने ये इस कॉन्टेक्स्ट में बात की है कि पीटीआई ये कहती थी कि इनको इजाज़त नहीं मिलेगी और इनके पास कोई पावर नहीं है, इनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। उसका जवाब राना साहब ने ये दिया है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फेडरल मिनिस्टर फॉर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, PMLN के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया कैसर साहब आपके टाइम का। सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं, PTI के सीनियर रहनुमा। डॉक्टर साहब आपके भी प्रोग्राम में शामिल होने का बहुत बहुत शुक्रिया। कैसर अहमद शेख साहब, ज़रा बात का आगाज़ भी उसी तरह से कर लेती हूँ जिस तरह से मैंने शुरू की थी। ये जो फैसला किया गया है कि PTI की जो खाली अब नशस्तें होंगी, जो बाई इलेक्शंस होंगे, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN मिलकर इलेक्शन लड़ेगी, इसकी क्या वजह है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारा अपनी पार्टियों का एक मिलके ही इल्हाक है। हम मिलके हुकूमत जो है हमारी वो आपस में इकट्ठी होके है, क्योंकि किसी एक पार्टी की भी सिंगल मेजॉरिटी तो नहीं है। तो हुकूमत तो मुश्तरका है, इस वक्त अलायंस वाली हुकूमत है। तो इसलिए ये तो कोई वाज़े है, कोई पहली बार तो नहीं हुआ। ये तो जिस जगह पहले, क्योंकि हम आपस में यूनिफॉर्मिटी है हमारे यहाँ व्यूज़ की पार्टियों की, और हम समझते हैं कि दोनों पार्टियां बजाय कि आपस में कंटेस्ट करें, तो हम एक ही हुकूमत में हैं, तो मिल के जिस जगह जिसकी कैंडिडेट होगा, जिसकी पहले मेजॉरिटी रही है पिछले इलेक्शनों में, उनके कैंडिडेट को मौका दिया जाएगा। और दूसरी पार्टी मैंने ये सवाल एक्चुअली इसलिए पूछा, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा कि कहीं ये PTI का खौफ तो नहीं है, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो कहती है हम हुकूमत में नहीं है, हमारे पास कोई मिनिस्ट्रीज नहीं है, वी आर नॉट द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, बट येस वी हैव सम अदर पोस्ट लाइक जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल है, बट वी आर नॉट द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। उनके साथ हमारी मिलके हुकूमत है, सही है। वो उनके प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब जो है सदर ममलिकत हैं, और पीपल पार्टी से उनका तल्लक है। जो डिप्टी स्पीकर है वो पीपल पार्टी के हैं। तो ये तो हमने पहले ही क्या कह रहे हैं, जी हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में हम आपस में अंदर मेजॉरिटी सपोर्ट कर रहे हैं। कोई भी पॉइंट होता है, कोई भी बजट था, बजट पे हमने पार्टी ने हमें सपोर्ट किया है, पीपल पार्टी ने, और ये है ही इकट्ठी पार्टी है। इसमें तो अब कोई दो राय होनी नहीं चाहिए, ना ये सवाल पूछने वाला है। अंडरस्टूड बात है कि हम आपस में ये सवाल पूछने वाला नहीं है। जी जी, ठीक है, मैं आगे बढ़ती हूँ। फिर जो सवाल पहले पूछा था वो दोबारा बाद में पूछ लूँगी। ज़रा हुमायूं मोहम्मद साहब से भी मैं जिक्र कर लूँ। हुमायूं मोहम्मद साहब, पहले तो मुझे ये बताएं कि आपकी पार्टी ने ये डिसाइड किया अब तक कि इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे, बाई इलेक्शन, या नहीं करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी तरीके से बाई इलेक्शंस कंटेस्ट करने का इरादा रखती है, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज करने का इरादा रखती है। ठीक है, तो क्या यही वजह है आपको लगता है? दूसरी बात ये, जी जी नहीं, दूसरी बात ये कि कैसर शेख साहब अच्छे इंसान हैं, और ये दिल पर हाथ रख के कभी ये नहीं कहेंगे कि ये दोनों इसलिए मिले हुए हैं कि ये PTI से डरे हुए हैं, वरना एक्चुअल हकीकत ये है कि ये लोग PTI से डरे हुए हैं, और इस वजह से, वरना अगर ये लोग मिल के कर रहे होते तो ये जनरल इलेक्शंस में भी करते, ये एक दूसरे के साथ हर चीज़ में वो करते, एक दूसरे के खिलाफ। इन लोगों ने शुरू में हर चीज़ में एक दूसरे के खिलाफ बातें की, फिर एंड में जो गवर्नमेंट के लिहाज से हुआ, आपको पता है इनकी असल डोरियां खींची जाती हैं, इनके पास वाकई कोई इख्तियारात नहीं है, बट दे आर द शो पीसेस। वो जैसे वो नहीं होते, पपेट शो वाला होता है, वो चीज़ होती है। उनमें अच्छे लोग भी, वो कहते हैं ना, बुरे लोगों के साथ अच्छे लोग भी बेचारे फंस जाते हैं। तो कैसर शेख साहब उन अच्छे लोगों में से जो बेचारे गलत जगह पे फंसे हुए हैं। लेकिन एनीवे, बिसाइड द पॉइंट नाउ दैट ही इज विद देम, सो बेसिक चीज़ ये है कि और एक बात याद रखना, आप कभी कमजोर के खिलाफ इकट्ठे नहीं होंगे। जब भी आप इकट्ठे होंगे, आप किसी ताकतवर के खिलाफ इकट्ठे होंगे, कमजोर के खिलाफ कभी कोई इकट्ठा नहीं होगा। ठीक है, मुझे आपकी बात समझ आ गई। बेसिकली सवाल मैंने भी इसी किस्म का किया था पहले कैसर अहमद शेख साहब से, लेकिन कैसर अहमद शेख साहब, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड सर, कि क्या डरे हुए हैं? देखिए डॉक्टर हुमायूं,
डॉक्टर हुमायूं मोइन हैं, काबिल इंसान हैं, मुखलिस इंसान हैं। मेरा और इनका काफ़ी टॉक शो में आपस में बातचीत होती है और हम दोनों पॉजिटिव थिंकर हैं, सही सिमत में बात करते हैं। बात सिर्फ ये है कि पिछले इलेक्शन का इन्होंने हवाला दिया। उस इलेक्शन में तो पता हम चाहते थे कि मुस्लिम लीग अपने तौर पे हुकूमत बनाए, लेकिन जब इलेक्शन के बाद किसी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली और पीपल पार्टी ने इनको ऑफ़र किया पीटीआई को। सबसे पहले तो पीपल पार्टी ने, ये हकीकतें हैं, आज वो रिग्रेट कर रहे होंगे कि उनको ऑफ़र की गई और इनकी मिलके हुकूमत बनानी थी, लेकिन क्योंकि बानी पीटीआई वो हमेशा कहते हैं कि मैं चोर डाकू हैं सारे, उनके अलावा बाकी सारे चोर डाकू हैं, वो किसी से मिलना ही नहीं चाहते, बात ही नहीं करना चाहते, तो उन्होंने अपना हुकूमत का ये मौका ज़ाया कर दिया। अच्छा। अब हम मिल के हुकूमत कर रहे हैं और एक दूसरे से बड़ा तावन कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ पूरी अंडरस्टैंडिंग है, हर मामले में अंडरस्टैंडिंग। बजट का मामला था, आप देख रहे थे किस तरह इसमें तो कोई राय नहीं है कि अंडरस्टैंडिंग तो बहुत है यहाँ पे। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि सिंध अंडरस्टैंडिंग तो बहुत है। इनकी जी हाँ तभी चल सकती है ना पार्टियों में आपस में, क्योंकि किसी एक पार्टी की मेजॉरिटी नहीं है और पीटीआई का मौका था। मैं ये समझता हूँ कि कोई भी पॉलिटिशियन ये ज़ाया नहीं करता मौका। और वो देखिए आज हम चल रहे हैं ना पीपल पार्टी के साथ और हम अपने जो हमारे है मैनिफेस्टो उस पर अमल कर रहे हैं। अगर ये पीपल पार्टी के साथ हुकूमत बना लेते, जो पीपल पार्टी ने सबसे पहले इनको ऑफर की, क्योंकि ये सबसे बड़ी पीटीआई सबसे बड़ी तो शायद आज इनकी पोजीशन डिफरेंट होती, लेकिन फिर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। शायद उस कॉम्प्रोमाइज के लिए पीटीआई तैयार ना हो। बिल्कुल करना पड़ता है जब हाँ अपने उसूलों पर भी करना पड़ता है, अपने नजरियात पर भी करना पड़ता है, तो शायद वो उसके लिए तैयार ना हो। मोहम्मद साहब इसका जवाब देंगे सर? मोहम्मद साहब इसका जवाब जी मैं जमहूरियत किस करना जरूर ले। इस तरह है, हर एक अपने अपने उसूल होते हैं। इन दोनों के अंदर बहुत ज्यादा कॉमननेस है, मतलब एक के फेक अकाउंट से दूसरे के भी फेक अकाउंट से तो कॉमननेस तो है ही है। नंबर 2, इनका जो फॉर्मूला है वो है कि हम चल पड़े उधर को जिधर रुख हवा का था, और हमारा फॉर्मूला ये है कि उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। तो अगर हम उन चीजों के लिहाज से करें तो बनता ही यही है कि हम इनके साथ जा नहीं सकते। वो दैट्स बेसिकली। चले ठीक है, वो चीज क्लियर हो गई। ज़ाहिर है वही पुरानी बात थी, लेकिन जिक्र हुआ था तो इसको क्लियर कर लिया। अब मामला आ रहा है बहुत सारी जगहों पे। चले मैं 27 मुझे देखिए जी सर एक बात मैं कहूँ ना, देखिए हुमायूं मोइन साहब ने जो बात की, अब देखिए फजल रहमान साहब की पार्टी से इनकी कितने इख्तलाफात थे, ये क्या कहते थे उनके बारे में, आज उनके साथ मिल के बातचीत भी कर रहे हैं। ये जो 26वीं तरमीम हुई उस पर सब ने उन्होंने आपस में मिल के फैसला भी किया। बाद में ठीक है उन्होंने उनके साथ नहीं रहे, लेकिन आज महमूद अचकज़ई साहब को इन्होंने पार्टी का अपना उधर पार्लियामानी पार्टी का सरबराह कर दिया है। तो अभी नहीं किया सर, अभी रुक गया मामला। ये पार्टियां भी तो इनकी भी मुखालफत करें। हाँ ये तो होगा, लेकिन सोचा जा रहा है या उनके साथ काम हो रहा है। तो ये जब तक डेमोक्रेसी में आप मिलके नहीं चलेंगे, इनकी अपनी हुकूमत थी पंजाब में, इन्होंने आला इनके परवेज इलाही इनको कहते रहे कि हुकूमत नहीं तोड़ी, इन्होंने पिछली हुकूमत पंजाब की भी तोड़ दी। इन्होंने तो बहुत कुछ किया, पता नहीं, ये मुझे नहीं पता क्या प्रोग्राम्स का मौका था, प्रोग्राम्स में भी ये नादिम होते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये होता है कि बहुत सारे गलत फैसले हुए हैं। बट मैं थोड़ा सा आगे चलना चाहती हूँ। मोहम्मद साहब, जो आप लोग बात करते थे कि इस हुकूमत के तो पल्ले कुछ नहीं है, इस हुकूमत के पास तो कोई पावर नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है, उसका या इनको इजाज़त लेनी पड़ती है, तो राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ा मुनासिब सा जवाब दिया है कि जिस वक्त हमने मीसाक़ इस्तेहकाम पाकिस्तान की बात की और अपोजिशन को दावत दी, उस वक्त पूरी अस्करी क़यादत मौजूद थी, क्योंकि ये 14 अगस्त की सेलिब्रेशन थी। तो इसका मतलब है कि उनके मौजूदगी में अगर ये बात कह रहे हैं तो विद देयर अप्रूवल बात हो रही है, या उनसे इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। इस बात के बाद तो पीटीआई को संजीदगी से ले लेना चाहिए इस बात को कि जी हुकूमत अच्छी इंटेंशंस के साथ आपको एक दावत दे रही है। देखिए, मैं पर्सनली अगर आप मुझसे पूछे ना, एक सवाल आता है क्या इनके पास ताकत है, उसका जवाब है इनके पास कोई ताकत नहीं है। क्या इन्होंने अप्रूवल से किया होगा? यस, इन्होंने अप्रूवल से किया होगा, वो बात की होगी, वो अप्रूवल की बात की होगी, वो मैं मान लेता हूँ। लेकिन अब तीसरी बात आ जाती है जो बातचीत की।
मेरी नजर में बातचीत किसी भी किस्म की हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, उसके अंदर बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि ये बातचीत से रास्ते निकलते हैं। लेकिन देखिए बात ये हो जाती है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, सिंपल सी बात है कि ये लोग क्यों राजी नहीं होंगे। ये इसलिए राजी नहीं होंगे, और ये फैक्ट है। मैं आपको इसके ऊपर फिगर्स बता दूंगा। रिसेंटली जो रिपब्लिकन वो है, उसकी जो पॉलिसी की जो सर्वे है, वो आपको बता देगा कि पंजाब में 51% लोग जो हैं दे वांट टू वोट फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और 16% खाली PMLN के लिए। उसके बाद थर्ड मोस्ट पॉपुलर जमात जो है वो तहरीक लब्बैक है 3%, और 2% पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, और 1% इज क्या कहते हैं उसे, जमात इस्लामी है, और बाकी सारे मिला के लेस देन 1%। सो ये सारे मिल के भी नॉट इवन 50% ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनते हैं। अब हम लोग इनके साथ बातचीत जरूर करेंगे, करना भी चाहेंगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ उसके लिए इनके पास कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। क्योंकि जिस दिन हम लोग बाहर आ गए, इमरान खान बाहर आ गया, उस दिन बकौल इनके कि अगर ये चीफ साहब इन लोगों को ना बचाते या वो ना होते तो इन लोगों को दरगड़ा लग गया था। सर लेकिन बात फिर वो ये, देखिए आपकी बात शायद ये ठीक हो, इसका जवाब कैसर साहब जरूर देंगे, लेकिन बहरहाल बात करना, आपने भी कहा कि आपकी अगर ज़ाती राय पूछी जाए तो बात करना है। फिर माजरत के साथ सर, इस पूरे मुल्क का जो मसला है वो सिर्फ इमरान खान साहब का बाहर आना नहीं है, और भी बहुत सारे मसाइल हैं। अवाम आपसे पूछती है कि आप अपोजिशन है, आप दीगर इश्यूज पे बात नहीं करते। मैं आपको दोबारा लेट मी करेक्ट यू ओवर देयर। देखिए, इट्स नॉट इमरान खान के जिसने बाहर आना है। इमरान खान इज द बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी लीडर। इस वक्त अगेन मैं रेफर करूंगा रिपब्लिकन पॉलिसी की, उन्होंने कहा हुआ है 87% ऑफ द पीपल। वो ठीक है ना, लेकिन अभी कोई इलेक्शन थोड़ी होने जा रहे हैं। सुनते जाए। अगर इमरान खान, और आपको पता है किस किस्म के केसेस हैं, अगर इमरान खान जेल से बाहर नहीं आता, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती। पाकिस्तान के अंदर अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, अगर पाकिस्तान के अंदर इंसाफ नहीं होगा, तो पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। मैं जरा ठीक है सर, वैसे माजरत के साथ नाइजीरिया की मसला क्या है मोहम्मद साहब के, अगर खान साहब बाहर आ भी जाते हैं तो भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि खान साहब जो है वो हुकूमत गिराव मुहिम पर चल जाएंगे। शायद यही वजह है कि वो बाहर नहीं आ रहा है, ये ऐसी कोई गारंटी वो नहीं दे पा रहे। मगर कैसर साहब, मैं आपसे ज़रा इस बात को शुरू करती हूँ, ये 27वीं तरमीम, ये सूबों की बातें, ये कहाँ से डिबेट इनिशिएट हो गई, किसने कर दी? जब राना सल्लल्लाह साहब कह रहे हैं कि हुकूमत तो इस मामले में मुकम्मल तौर पर गैर संजीदा है, तो फिर ये डिबेट किसने इनिशिएट की? क्या हुआ, क्या ज़रूरत पड़ रही है इस ला हासिल बहस की, अगर आप करना ही नहीं चाहते तो? ये देखिए, डिबेट तो कोई भी पाकिस्तानी कर सकता है इन मामलात पे। ये मुल्क के अहमियत के मामले हैं, तो कोई भी किसी जगह भी डिबेट शुरू हो सकता। कोई सेनेटर, कोई नहीं, ऐसा नहीं होता सर। हमारे मुल्क में बड़ी कैलकुलेटेड ये चीज़ें होती हैं, बड़ी कैलकुलेटेड होती हैं। तो जब आप समझ रहे हैं, देखिए आप ये बात समझ, देखिए मैं फेडरल मिनिस्टर हूँ, आज तक कैबिनेट में तो ये कोई बात हुई नहीं, ना हमारी पार्टी में बात हुई। मैं तो आपको कैटेगोरिकली कह रहा हूँ। तो अब ये बातें जब शुरू होती हैं तो ये तो एक कोई भी पाकिस्तानी ये बात को उठा सकता है। हमारे मुल्क में जो होता है आपको पता है, तो अगर आप उस तरह समझती हैं तो कोई हर्ज नहीं है इसमें। और जहाँ तक देखें ना, ये खुद मान रहे हैं, मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में यही कहता हूँ कि बातचीत से मसले हल होते हैं। आप भी वही समझ रहे हैं जो मैं समझ रही हूँ? ये तो हर एक का ये तो हर एक का अपना अपना गैस है ना जी। नहीं तो मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, हर एक का राइट है। मैं बात ये कहना नहीं, देखिए ना, मैं तो ये समझता हूँ कि बातचीत तो असेंबली में होनी चाहिए, बातचीत पार्टी के अंदर होनी चाहिए, बातचीत कैबिनेट में होना चाहिए। बार वो होगी अगर कोई बात, और बाकी तो आप मीडिया को कोई ना कोई टॉपिक भी चाहिए होता है ना। सर एक चीज, क्या नून लीग, क्या PMLN, एक चीज सर, सॉरी सर आपकी बात काट रही हूँ, क्या PMLN मजीद सूबों के हक में है कि मुल्क में मजीद सूबे होने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होने चाहिए? आप मेरे से पर्सनल देखिए, अभी तक PMLN के अंदर ये डिस्कशन नहीं हुई। मेरे से आप पर्सनल पूछें तो मैं बहुत ज़्यादा हक में हूँ कि ज़्यादा सूबे होने चाहिए मुल्क में, क्योंकि इस तरह डायरेक्टली लोगों के मामलात का हल निकलता है।
तो मैं ज़ाती मेरी ये राय है, अगर कोई पार्टी की मीटिंग में डिस्कशन होगी तो मैं अपनी ज़ाती राय दूंगा, लेकिन अभी तक ओवर फैसला तो वो होता है जो सब मिलजुल के करें। तो ये एक टॉपिक है जी, उसमें बातचीत होनी चाहिए और लोगों को फ़ायदा पहुंचना चाहिए ना। मैं तो इस फेवर में हूँ कि देखिए हमारी आवाम 50% तकरीबन बिलो पॉवर्टी है, गुर्बत की लकीर के नीचे है। हाँ, तो संभल नहीं रहे, इतने बड़े-बड़े 3-4 करोड़ की आबादियाँ बिल्कुल संभल नहीं रही। मोहन साहब, इस पे ये जो कैसर साहब कह रहे हैं कि मैं ज़ाती तौर पे तौक़ पे हूँ, लेकिन हुकूमत इंतहाई गैर संजीदा है। हुकूमत क्यों इतनी गैर संजीदा है, सीरियस क्यों नहीं ले रही? देखिए इस तरह है, गैर संजीदा इसलिए है कि अभी तक इनको वो जो ऑर्डर्स नहीं आए। मैं शेख साहब से पूछूंगा, ये पहले भी थे ड्यूरिंग ये पीडीएम की गवर्नमेंट में भी ये मिनिस्टर थे और बाकी भी थे, इनसे पूछे कैबिनेट में कितने दिन पहले इनको 26वीं तरामीम से पहले इनको ड्राफ्ट मिला था। इनमें से किसी ने नहीं देखा था। इनके जो लीडर ऑफ द हाउस हैं इसहाक डार साहब, जो उस वक्त डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक दिन पहले, जिस दिन हम सारे सैटरडे को बैठे हुए थे, उस दिन उन्होंने कहा था कि हमें नहीं पता 26वीं तरामीम के अंदर क्या है। ही डिड नॉट नो दैट थिंग। और 2 दिन बाद 3 दिन बाद उसने पास होना था। ये तो इन लोगों की हालत थी, तो इनको कैसे पता होगा? ये जब आएगा तो इन लोगों ने सबने सिर्फ सर हिलाना होगा। अब बात आ जाती है कि क्या डिफरेंट वो होने चाहिए। देखिए इस तरह है कि पाकिस्तान के अंदर जो बैलेंस ऑफ पावर है ना, वो एक सूबे के पास है, वो है पंजाब। अगर आप बैलेंस ऑफ पावर जो एक जगह पे रख देते हैं, वहां से सारी चीजें खराब होनी शुरू हो जाती है। आपने उसको इक्वलाइज करना है, आपने किसी एक चीज को जैसे तरजीह नहीं देनी होती। तो आप पंजाब को, आप सिंध को, आप केपी को, आप बलूचिस्तान को इस तरीके से डिवाइड करें, वो पॉपुलेशन बेस पर हो और एट द सेम टाइम एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हो, लसानी के लिहाज से। बिल्कुल ठीक है, ये मेरा ख्याल है एक राय है और अमूमी तौर पर मुत्तफ़िक़ा है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी एक हकीकत है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी अपने अपने सूबों पर अजारादारी है और वो नहीं चाहती कि उस अजारादारी को कोई ख़त्म करे। तो शायद इसी वजह से फ़िलहाल तो हुकूमत खुद एतराफ़ कर रही है कि वो गैर संजीदा है। मोहन साहब कहते हैं कि जिस दिन उनको बता दिया जाएगा उस दिन वो संजीदा हो जाएंगे। प्रोग्राम से दीजिए नादिम मिर्ज़ा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।